जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आवाज भी आ रही है अब। ओके सर, थैंक यू। जी, हम लोग अपना नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स लोगारिथम के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स लोगारिथम क्या होती है और हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोगारिथम फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं। हमारे पास जब रियल नंबर की सिनेरियो में हम लोग देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो लोगारिथम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी वैल्यू ऐसी वैल्यू को लोगारिथम कहते हैं जो किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर हो। ठीक है, log ऑफ x जो है वो यूनिक वैल्यू y होता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि e की पावर y इज इक्वल टू x। e हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और x का log y के इक्वल होगा अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इसमें हम लोग लोगारिथम फंक्शन का इनवर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लोगारिथमिक फंक्शन होता है। मतलब लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। ठीक है, अब यही आइडिया जो है इसी आइडिया को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के लोगारिथम की तरफ मूव किया गया। हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट की थी जो कि z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा की इक्वल थी। ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थीटा यहाँ पे एंगल है और आर हमारे पास मॉडुलस था कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए एमसीक्यूज के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। g इज इक्वल टू आर ई की पावर अयोटा थीटा। ठीक है, थीटा हमारे पास आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ g कल हमने इसका फार्मूला भी देखा था, आर के लिए भी फार्मूला फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने अयोटा की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से करते हैं। अब इसी इक्वेशन का हम अगर बोथ साइड पे लोगारिथम फाइंड करें, लोगारिथम फाइंड करते हुए हम क्या करेंगे, log z। अब हमारे पास जो फंक्शन r है और e की पावर एयोटा थीटा ये दोनों सम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम पे लोगारिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो लोगारिथमिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीप्लिकेशन को समेशन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास log r प्लस log e की पावर अयोटा थीटा आ जाएगी इक्वेशन। अब हमारे पास जो e और लोगारिथमिक फंक्शन है दोनों एक दूसरे का इनवर्सेस हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन आएगी log z इज इक्वल टू log r प्लस अयोटा थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अगर किसी भी इंटीजर को, अब थीटा हमारे पास आर्गुमेंट है, अगर हम किसी थीटा का 2 पाई मल्टीपल लें, ठीक है, 2 पाई मल्टीपल मीन 2 पाई के थीटा में ऐड करें तो वो वैल्यू सेम देगा, इसके पीरियोडिक फंक्शन जो है उसकी वजह से। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं e की पावर log r प्लस एयोटा थीटा प्लस 2 पाई। और अब नेक्स्ट हम इनके एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास v एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसको यूं कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कोई लोगारिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन उसकी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हमने अगर भी जब भी हम रियल लोगारिथमिक फंक्शन फाइंड करते हैं तो हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइटली मैनी कॉम्प्लेक्स लोगारिथम होंगे। अब रियल लोगारिथम में ऐसा नहीं होता, रियल लोगारिथम में एक नंबर का एक ही लोगारिथम वैल्यू आती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इनफाइनाइटली मैनी लोगारिथमिक फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है प्रिंसिपल लोगारिथमिक फंक्शन के ऊपर वो ये है कि आपके पास जो आर्गुमेंट होगा log z का उसकी रेंज जो है माइनस पाई से पाई के दरमियान लाई करेगी। ये भी पॉइंट नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि log z हमारे पास लोगारिथमिक जब हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का उसकी रेंज मतलब उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है, डोमेन वो वैल्यू होती है जब हम पुट करते हैं और रेंज हमारे पास फंक्शन की वो वैल्यू है जब हमें इन रिटर्न आंसर फाइंड आउट होता है। तो लोगारिथमिक फंक्शन की जो रेंज है माइनस पाई से पाई के दरमियान लाई करेगी। अब इसके लिए हम लोग log z, अब हमने नेक्स्ट अगर लोगारिथमिक फंक्शन फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले तो z जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब लोगारिथमिक फंक्शन जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, log z इज इक्वल टू log z मॉड हमारे पास उसकी मॉडुलस फॉर्म है, जैसे हम r फाइंड आउट करते हैं वो सिनेरियो होगा कि x कंपोनेंट का स्केयर मतलब रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट अयोटा आर्गुमेंट ऑफ c, और आर्गुमेंट ऑफ c हम थीटा को आर्गुमेंट ऑफ c का नाम देते हैं और थीटा हमारे पास tan इनवर्स y बाय x के फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। अब मॉड ऑफ c जो है वो रियल लोगारिथम को डिनोट कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए।
जी नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें प्रिंसिपल लॉगरिथमिक फाइंड करना हो माइनस ई स्क्वायर अयोटा का। नंबर गिवन है माइनस ई स्क्वायर अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हमें लॉगरिथम फाइंड करना हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने इसी प्रीवियस फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला है लॉग मॉड ऑफ जी प्लस अयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी। अब जी का अगर हम मॉड कैलकुलेट करें, माइनस ई स्क्वायर अयोटा है हमारे पास, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। इसका अगर हम मॉडुलस देखें तो मॉडुलस में क्या होगा हमारे पास, हम कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे 0 है, इमेजिनरी पार्ट ई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये ई स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लॉग ई स्क्वायर प्लस एओटा आर्गुमेंट ऑफ सी। आर्गुमेंट ऑफ सी क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ सी हमारे पास टेन इनवर्स y बाय एक्स के इक्वल है। y यहाँ वैल्यू जो है उसमें y की वैल्यू माइनस ई स्क्वायर है और x की वैल्यू 0 है। तो टेन इनवर्स ई स्क्वायर बाय 0 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। और माइनस की और इन्फिनिटी टेन इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 2 पे होती है 90 एंगल पे। और यहाँ पे हमारे पास माइनस पाई बाय 2 इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू थी, माइनस ई स्क्वायर अयोटा था। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट है वो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और लॉग और ई वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आंसर बचेगा 2 माइनस पाई बाय 2 अयोटा। ठीक है, ये हम इस तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, हम उसे प्रिंसिपल लॉगरिथम फाइंड करना हो तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल लॉगरिथम, हमें रियल नंबर का प्रिंसिपल लॉगरिथम फाइंड करना हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल लॉगरिथम का फार्मूला उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, और जो आर्गुमेंट ऑफ जी है उसकी रेंज क्या होगी माइनस पाई से पाई के दरमियान। और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? जी इज इक्वल टू आर ई की पावर अयोटा थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की किस तरह फाइंड आउट करेंगे? हम रियल नंबर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनको स्टडी कर चुके हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के सेक्शन में। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कह रहे हैं द फंक्शन साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, यही 6 रेशियोज थी, 6 रेशियोज थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़ी थी। वो कह रहे हैं कैन बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। और इसके फाइंड आउट करने के लिए जो हम तरीकाकार अख्तियार करते हैं वो आइलर फार्मूला है। आइलर फार्मूला भी कल के लेक्चर में हमने देखा, ई की पावर अयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स। ये हमारे पास आइलर फार्मूला की कैलकुलेशन का फार्मूला है। एंड द इक्वेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को कंबाइन करने पे हमारे पास जो कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू आती है ये सिंपल रियल नंबर्स के लिए है। रियल नंबर्स के लिए अगर हम कॉस एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो आएगी ई की पावर अयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस अयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। और साइन एक्स की वैल्यू अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ई की पावर अयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस अयोटा एक्स बाय 2 अयोटा। ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यूज, एक्स यहाँ पे रियल नंबर है, ये हम रियल नंबर के लिए cos x और sin x की वैल्यू है। और इसके अलावा हम इसी पैटर्न के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए साइन और cos रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन और cos की वैल्यूज अगर हमारे पास हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है क्योंकि बाकी सारी जो है साइन और cos के यूज से फाइंड आउट हो सकती हैं। बिकॉज टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा बाय cos थीटा होगा। ठीक है, हम इन दोनों की डिवीजन से टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास जो cos साइन और टेन तीनों फाइंड हो जाएंगे तो कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। सीकेंट हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है, हम कॉस को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करने के बाद सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और कोसीकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो हम कोसीकेंट की वैल्यू साइन की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब cos z हमारे पास क्या है, सिर्फ x की जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी z की। cos z है e की पावर अयोटा z प्लस e की पावर माइनस अयोटा z बाय 2। साइन जी होगा e की पावर अयोटा जी माइनस e की पावर माइनस अयोटा जी बाय 2 अयोटा। ये cos जी और साइन जी की वैल्यू की कैलकुलेशन है, इस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन जो रियल नंबर्स के लिए होते हैं वो हाइपरबोलिक कोसाइन, इसको कॉश भी पढ़ते हैं गॉश भी पढ़ते हैं। ठीक है, और हाइपरबोलिक साइन फंक्शन जो है आर डिफाइंड फॉर रियल एक्स बाय द इक्वेशन। अब रियल वैल्यूज के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2। अब हम अगर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें कॉम्प्लेक्स के लिए तो हम इन इक्वेशन से इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन cos हाइपरबोलिक z जो है उस वो इक्वल होगा cos एयोटा z।
cos z में जहाँ पे z है वहां पे अगर हम aorta z पुट कर दे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो cos हाइपरबोलिक z के इक्वल आती है। साइन अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा साइन हाइपरबोलिक z। cos हाइपरबोलिक अयोटा z जो है इक्वल होता है cos z के, और साइन हाइपरबोलिक अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा साइन z। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जब साइन और cos की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हम साइन और cos की मदद से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनकी कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन इसमें डिफरेंस है रियल में और कॉम्प्लेक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के हिसाब से, वो ये है कि cos हमारे पास दीज फंक्शन हैव नेम सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब देखिए cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो sin हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। ठीक है, जिस तरह से cos 0 1 है, sin 0 1 है, इसी तरह से हाइपरबोलिक के लिए भी इनकी वैल्यू सेम होंगी। अब cos हाइपरबोलिक माइनस एक्स cos हाइपरबोलिक x के इक्वल होगा, बिकॉज cos x माइनस एक्स जो है cos x के इक्वल होता है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन जो h जो है यहाँ पे ये हाइपरबोलिक फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, साइन क्या करता है अपने माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन x की सिचुएशन में भी यही होता है, तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स में भी यही जो रूल है यही फॉलो होगा। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ी थी, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे इस ये आइडेंटिटी जो है ये प्लस की बजाय यहाँ पे sin स्क्वायर हाइपरबोलिक के साथ यहाँ माइनस वैल्यू आ जाएगी, आइडेंटिटी में चेंजिंग आई है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक मेन डिफरेंस ये है कि cos x और sin x जो होते हैं ये एक बाउंडेड फंक्शन होते हैं। बाउंडेड फंक्शन मीन कि इनकी वैल्यू, इनकी रेंज जो है वो -1 और 1 के बिटवीन लाई करती है। cos x और sin x की डोमेन हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो है वो -1 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। हाइपरबोलिक कोसाइन जो फंक्शन है उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, मीन ये अनबाउंडेड है। cos x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन आएगी, लेकिन cos हाइपरबोलिक x के लिए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, मीन ये अनबाउंडेड फंक्शन है, इनकी कोई बाउंड नहीं है। इस तरह से sin x में भी यही होता है, sin x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन लाई करती है, लेकिन sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रियल नंबर अनबाउंडेड है, कंप्लीट रियल लाइन हमारे पास अनबाउंडेड है। तो ये मैम मैं भी आपकी स्लाइड ऑफ हो गई है, अगेन शो करें। ओके मैम, ओके ओके मैं चेक जी, हमारे पास जो cos x और sin x हैं ये दोनों बाउंडेड फंक्शन है, लेकिन sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x अनबाउंडेड फंक्शन है। ये भी पॉइंट नोट करने के लिए नोट करें, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। sin x और cos x हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होते हैं, उनकी रेंज जो है वो एक बाउंड में होती है -1 और 1 के बिटवीन, लेकिन cos हाइपरबोलिक x और sin हाइपरबोलिक x हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शन होंगे। cos हाइपरबोलिक x जो वैल्यू कंटेन करता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, और sin हाइपरबोलिक x अनबाउंडेड फंक्शन इसलिए है कि कोई भी रियल वैल्यू कैरी कर सकता है। रियल फंक्शन जो है, रियल लाइन जो है वो अनबाउंडेड होती है हमारे पास। जी नेक्स्ट देखें, अब cos हाइपरबोलिक z और sin हाइपरबोलिक z का cos z और sin z के साथ जो रिलेशन है वो इन इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा। इन इक्वेशन से हम एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो दूसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास दीज फार्मूलास जो है ये गिवन है, इनसे हम लोग अपने इक्वेशन जो है z इक्वल x प्लस वाई आयोटा, इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ x और y अगर हम फाइंड आउट करें तो हम cos x z और sin z को हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, और इस तरह से रियल जो नंबर्स हैं उनसे भी इनको रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम्स हैं जो एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है। अब एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेटिव फाइंड करें और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल हो तो वो उस डोमेन में एनालिटिक कहलाता है। मतलब जैसे रियल नंबर्स में या रियल फंक्शंस में हम बात करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस की हम बात करते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन जो है ये हमारे पास इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के बाद अगर फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक है। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं अगर इनका पूरे डोमेन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो ये उस डोमेन के ऊपर एनालिटिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो एनालिटिक फंक्शंस के लिए कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं। सबसे पहले कॉशी थ्योरम है। इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। थ्योरम आपको अगर गिवन हो तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट से आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, थ्योरम के नेम्स भी ऑप्शन में आ जाते हैं, और थ्योरम की इफ स्टेटमेंट देने के बाद देन स्टेटमेंट के बारे में भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक थ्रू अ सिंपल कनेक्टेड ओपन सेट डी, देन फॉर एवरी क्लोज पाथ सी इन डी वी है। देखिए, अगर एफ ऑफ जी एनालिटिक है एक सिंपल कनेक्टेड डोमेन के ऊपर, ओपन सेट डी के ऊपर, तो क्लोज पाथ के हर पॉइंट के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि उस पूरे पॉइंट के ऊपर जिसकी इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो हम इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एफ ऑफ जी इंटायर फंक्शन होगा। अगर एफ ऑफ जी इंटायर फंक्शन है तो एफ ऑफ जी जो की इंटीग्रेशन जो है वो 0 के इक्वल है उस क्लोज पाथ के ऊपर। ठीक है, कॉशी थ्योरम इसका नाम है। अगर आपको स्टेटमेंट गिवन हो, स्टेटमेंट जो है वो भी गिवन हो सकती है, ये भी गिवन हो सकती है कि एफ ऑफ जी इंटायर फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी डी इज इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज पाथ इन द प्लेन। तो स्टेटमेंट में थ्योरम का नहीं पूछा जा सकता है कि किस थ्योरम की ये स्टेटमेंट है, तो ये कॉशी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। मोरेरास थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कॉशी थ्योरम का जो रेसिप्रोकल है, जो कन्वर्स है, वो उसके लिए ऊपर कुछ और कंडीशन है कि एफ ऑफ जी जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए थ्रू आउट एन ओपन कनेक्टेड डी द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसकी इंटीग्रल जो है वो 0 के इक्वल हो फॉर एवरी क्लोज पाथ, एफ ऑफ जी एनालिटिक होगा। हमारे पास जो ऊपर स्टेटमेंट थी वो ये गिवन थी कि अगर एफ ऑफ जी एनालिटिक हो तो सिंपल कनेक्टेड डोमेन के ऊपर उसका इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। अब ये है कि अगर एफ ऑफ जी कॉन्टिन्यूस भी हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस उस डोमेन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, और उसके इंटीग्रल जो है 0 के इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ जी एनालिटिक है उस पूरे कनेक्टेड सेट के ऊपर। ठीक है, ये और ये थ्योरम का नेम है मुरेरास थ्योरम, ये मुरेरास थ्योरम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अगर एफ ऑफ जी एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज पाथ, एक सिंपल क्लोज पाथ के ऊपर एफ ऑफ जी एनालिटिक है और कोई भी पॉइंट जी नॉट उसको सराउंड कर रहा है, तो एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल उस पूरे कंटूर पूरी डोमेन के ऊपर एफ ऑफ जी बाय जी माइनस जी नॉट। अब यहाँ पे जो जी नॉट होता है इसको हम सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। अगर nth डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये n फैक्टोरियल n उसके डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट है। इस तरह नेक्स्ट है कॉशी डेरिवेटिव एस्टिमेट्स। एफ ऑफ जी अगर एनालिटिक है विद इन जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू आर, द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट जी नॉट, एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करें, तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि एफ का nth डेरिवेटिव जी नॉट के ऊपर लेस देन इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल m बाय आर n के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ल्यूवेलास थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सी स्टेटमेंट है। एफ ऑफ जी अगर इंटायर फंक्शन हो, इंटायर फंक्शन वही फंक्शन होते हैं जो एनालिटिक हो, और एनालिटिक फंक्शन को हम इंटायर फंक्शन भी बोलते हैं। इंटायर फंक्शन है दैट इज बाउंडेड, देन एफ ऑफ जी मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ जी को कांस्टेंट फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स थे जिनकी स्टेटमेंट्स थी, और इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं हम क्वेश्चन की सॉल्विंग में, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन की सॉल्विंग से ज्यादा इन स्टेटमेंट, इन थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो थ्योरम्स है ये एसएससी वाले करेंगे। इसके अलावा बाकी जो हमने छोटी छोटी चीजें इसमें से पॉइंट नोट किए हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन की नोटेशन है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नोटेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाउंडेड होते हैं, और कॉस और साइन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल में हम देख रहे हैं तो बाउंडेड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में अनबाउंडेड है। तो ये सारी चीजें जो है ये आप सब लोग इसको देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का लोगारिथम की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट ऑफ जी की वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ लॉग जी जो है वो उसकी वैल्यू, उसकी रेंज क्या है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है।
ठीक है। तो ये सब सारे हमारे कल के लेक्चर से ही रिलेट हैं, जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था अपना कॉम्प्लेक्स का, उसी से नेक्स्ट उसका पार्ट है, तो इनको आप लोग तैयार करेंगे। इसके अलावा हम लोग अपना फिजिक्स का लेक्चर भी, जहां से हमने कल लेक्चर अपना वाइंड अप किया था, वहीं से हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अपने प्रीवियस लेक्चर में फिजिक्स में हम लोग ने जो हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, हमने कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन को सिर्फ देखा था कि कैपेसिटर क्या है और ये क्या काम करते हैं। इसको दोबारा से हम इसकी डिटेल में, इसके टाइप्स, इसकी वर्किंग, सारी चीजें हम कैपेसिटर की देखेंगे। कैपेसिटर क्या होते हैं? कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट possesses the ability to store energy in the form of an electric charge। कैपेसिटर एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की शक्ल में ये एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। ठीक है। अब एक ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को, एनर्जी को स्टोर करती है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं जो एक कुछ फासले पर अलग अलग हुए होते हैं और उनके दरमियान स्पेस होती है। उस स्पेस जो है दो इनके कंडक्टर के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के दरमियान जो स्पेस है उसको फिल भी किया जा सकता है किसी मीडियम से, और उस मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होता है उसे डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। और इसके अलावा वो वैक्यूम भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि उन प्लेट्स के दरमियान स्पेस ना हो। अब एबिलिटी जो है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है। कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, जो सलाहियत है, वो कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है। सिंपल डिजाइन ऑफ अ कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो मेटल प्लेट होती हैं जिनके दरमियान कुछ गैप होता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कैपेसिटर की मुख्तलिफ टाइप्स और भी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, कैपेसिटर की वर्किंग क्या है। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन लेट अस कंसीडर द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कैपेसिटर, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि कैपेसिटर का, उसमें दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है। हमें नजर आ रही हैं यहाँ पे प्लेट 1 और प्लेट 2 के दरमियान। इनमें येलो जो डिनोट किया हुआ है वो डाई इलेक्ट्रिक है। प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो मीडियम कोई भी हो सकता है, डिफरेंट मीडियम हम यहाँ पे यूज करते हैं। when we connect a DC voltage V बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस इस कैपेसिटर, वन प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द अदर प्लेट इज टू द नेगेटिव। अब इसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा। जब हम पोटेंशियल बैटरी पे अप्लाई करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस, प्लेट 1 जो होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्लेट 2, मतलब प्लेट 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। प्लेट 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन द करंट ट्राइज टू फ्लो थ्रू द कैपेसिटर फ्रॉम इट्स पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब करंट जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, बट इट इज अनएबल टू फ्लो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ दीज विद इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है जो कि चार्जेस को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा। तो जो चार्जेस प्लेट 1 पे कलेक्ट हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस वो प्लेट 1 पे ही रहेंगे, और जो चार्जेस प्लेट 2 के ऊपर कलेक्ट हुए हैं वो प्लेट 2 के ऊपर ही कलेक्ट रहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम है जो कि चार्जेस के फ्लो को रोकेगा, मोशन को रोकेगा। अगर ये इंसुलेटिंग मीडियम ना होता तो चार्जेस के दरमियान कनेक्शन होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो ये फ्लो चार्जेस कर जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ये रोकता है चार्जेस को फ्लो करने से। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो कैपेसिटर के क्रॉस मूव करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। बैटरी से जो आएंगे चार्जेस ये। ठीक है। अब चार्जेस का सोर्स क्या है? बैटरी है। आफ्टर अ पॉइंट द कैपेसिटर होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। अब कुछ वक्त के लिए कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड करेंगे। अब जो उसका कैपेसिटेंस है, अब कैपेसिटेंस है चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत। ठीक है। अब जैसे जैसे किसी कैपेसिटर की जितनी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होगी वो उतना ही चार्ज को स्टोर कर लेगा। ठीक है। अब ये जो टाइम है, ये जो वक्त है जिसके अंदर कैपेसिटर के ऊपर की प्लेट्स के ऊपर चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं, इसको चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। अब टाइम स्पैन एक ऐसा टाइम स्पैन जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्जेस स्टोर होते हैं उसे डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। इस तरह अगर हम करंट का फ्लो स्टार्ट कर दें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर दें, करंट किसी सोर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो जो चार्जेस हैं वो प्लेट्स को छोड़ देंगे। तो इस टाइम स्पैन को, टाइम पीरियड को डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ अ कैपेसिटर कहेंगे।
अब हमारे पास अगर व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर से हम बैटरी को रिमूव कर दें एंड द वोल्टेज टू प्लेट्स होल्ड अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज फॉर अ सर्टेन टाइम, देन द कैपेसिटर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम बैटरी के सोर्स को यहाँ पे रिमूव कर दें जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, अब कुछ प्लेट्स कुछ वक्त के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जो है वो चार्ज को होल्ड करेंगी और उस वक्त वो सोर्स कहलाएगा, कैपेसिटर एनर्जी का सोर्स कहलाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, इफ दीस प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ लोड, अब इन प्लेट्स को लोड से कनेक्ट करें, अब ये बैटरी की जगह ये प्लेट्स जो हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रही हैं, ठीक है। करंट फ्लोज टू द लोड फ्रॉम प्लेट 1 टू द प्लेट 2, अब करंट जो है वो प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ फ्लो करेगा until all the charges are dissipated from both the plate। अब चार्जेस हैं वो सारे दोनों प्लेट से गायब हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, वो अपने जो एनर्जी है चार्जेस हैं वो लोड को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मशीन हो सकती है, लोड कोई भी मोटर हो सकती है। तो अब ये टाइम स्पेन क्या कहलाएगा, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ अ कैपेसिटर कहलाएगा। अगर डायग्राम में भी ये शो करके किया जाए और आपको डायग्राम से ये बात पूछी जाए कि इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिस्चार्जिंग शो हो रही है, तो करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को शो कर रही है। लेकिन जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखी थी उसमें हमारे पास कैपेसिटर जो है बैटरी जो है वो चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं इन प्लेट्स के ऊपर, तो ये चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर को शो कर रही है, कैपेसिटर की चार्जिंग को शो कर रही है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है हमारे पास ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को शो कर रही है कि जो प्लेट्स के ऊपर करंट कलेक्ट हुआ है वो करंट हम लोड को प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी से करंट लोड की तरफ जा रहा है, तो ये कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कहलाएगा और इस फिनोमिना को डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस जो होती है वो कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है और इसमें हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है उसकी डिपेंडेंस वोल्टेज के ऊपर और चार्ज के ऊपर होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो रेशियो है चार्ज की और वोल्टेज की, ठीक है। चार्ज और वोल्टेज की रेशियो है हमारे पास वो कैपेसिटेंस होती है। Q इज इक्वल टू CV फार्मूला से हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी हो, C कैपेसिटेंस होती है और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला Q/V होता है, मतलब चार्जेस की Q चार्जेस है, V वोल्टेज है, चार्जेस की और वोल्टेज की रेशियो हमारे पास कैपेसिटेंस आती है, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। Q वो चार्ज है जो कैपेसिटर पे कलेक्ट होंगे, V बैटरी का वोल्टेज है जो प्रोवाइड करेगी और बैटरी के वोल्टेज प्रोवाइड करने की और चार्जेस के कलेक्ट होने की जो रेशियो है वो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है। बेसिक अब कैपेसिटेंस का जो बेसिक यूनिट है एसआई यूनिट कह ले वो फैरड है, फैरड को F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैरड एक लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। इसके अलावा कुछ स्मॉल यूनिट सब यूनिट्स यूज होते हैं फैरड की जगह पे, जो कि माइक्रो फैरड और पिको फैरड है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6 और पिको का मतलब 10⁻12। ये हमारे वही प्रीफिक्सेस हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और ये प्रीफिक्सेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब आपके एमसीक्यू फॉर्म में ये चीजें आ सकती हैं कि 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू मिली फैरड, सॉरी मिली जो है अब आपको पता होना चाहिए कि मिली का मतलब 10⁻³ होता है, 10⁻³ फैरड के इक्वल होगा ये 1 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब 10⁻6 है, 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻6 फैरड और नैनो का मतलब 10⁻9 और 1 नैनो फैरड 10⁻9 फैरड के इक्वल होगा। 1 पिको फैरड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरड, पिको का मतलब 10⁻12 होता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एप्लीकेशंस आर कवर्ड बाय द फॉलोइंग स्टैंडर्ड यूनिट। अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है और प्रैक्टिकल वर्किंग में ये इतना बड़ा यूनिट यूज नहीं होता, बल्कि एक स्मॉलर यूनिट्स यूज होते हैं जो कि माइक्रो, मिली, नैनो और पिको हैं। अब स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो ये नेगेटिव पावर्स आ जाएंगे। अगर हम लार्जेस्ट यूनिट बात करें मेगा, ठीक है, तो उस फॉर्म में हमारे पास 10 की जो पॉजिटिव पावर्स वाले प्रीफिक्सेस हैं वो यूज होते हैं। मिली है, सेंटी है, किलो है, ठीक है, ये प्रीफिक्स जो है ये हमारे पास हाईएस्ट पावर को शो करने के लिए रिप्रेजेंट होते हैं बड़े यूनिट्स को। इस तरह से हमारे पास मेगा फेरड भी हो सकता है, तो मेगा फेरड 10⁻6 फेरड के इक्वल होगा, मतलब बहुत हाईएस्ट कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कंडक्टिंग प्लेट्स जो होती हैं कैपेसिटेंस की वो चार्जेस कलेक्ट करती हैं। Q1 और Q2 चार्ज है जो प्लेट्स के ऊपर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक प्लेट Q पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करेगी, दूसरी Q नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन द रीजन बिटवीन द प्लेट डिपेंड ऑन द चार्ज गिवन टू द कंडक्टिंग प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा उन चार्ज के ऊपर जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स को दिया जा रहा है। वी आल्सो नोट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है बैटरी प्रोवाइड कर रही है उसके डायरेक्ट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस जो हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चार्जेस हैं Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, चार्जेस Q जो कलेक्ट हो रहे हैं प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, और V हमारे पास वोल्टेज होगा बैटरी का, Q हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत को जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, C यहाँ पे कांस्टेंट यूज करे हैं, और ये C ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जाहिर करता है, कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत को रिप्रेजेंट करता है C। Q होता है इक्वल टू CV। हम जब इस सिंबल को चेंज करेंगे इक्वालिटी से साइन से तो Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा, और C की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो Q बाय V है, Q चार्जेस है, V वोल्टेज है, C इज इक्वल टू Q बाय V। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है C, इसकी कैपेसिटेंस कहलाती है कैपेसिटर की, ठीक है। कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है वो रेशियो है चार्जेस की और वोल्टेज की, चार्जेस और वोल्टेज की रेशियो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाएगी। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम टू द corresponding change in its electric potential। कैपेसिटर की जो रेशियो है वो रेशियो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रेशियो कहलाती है कैपेसिटेंस। अब हम एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वंस द ऑपोजिट चार्जेस हैव बीन प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब ऑपोजिट चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, चार्ज कैन बी यूज्ड टू डू वर्क बाय अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू अ सर्किट। तो चार्जेस जो हैं वो यूज हो सकते हैं वर्क करने के लिए, किसके चीज के लिए कि वो मूव कर सके हमारे पास जो चार्जेस हैं उनको सर्किट के अंदर। अब चार्जेस सर्किट के अंदर मूव करेंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट होती है फुली चार्ज कैपेसिटर से, उसकी इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन से उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है कि एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट की जाती है फुली चार्ज कैपेसिटर के अंदर से, कोई भी कैपेसिटर हो, ठीक है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी भी हो सकती है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कैपेसिटर के अंदर से कितनी एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब U यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, और V वोल्टेज है उस सोर्स का, उस बैटरी का जो हमने कैपेसिटर से अटैच की है, ठीक है। अब हमें किसी भी कैपेसिटर की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। और अगर आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन है और एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज डायरेक्टली गिवन नहीं है बल्कि चार्जेस और वोल्टेज गिवन है, तो हम पहले जो फार्मूला है अपना कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का C इज इक्वल टू Q बाय V, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब Q की वैल्यू और V की वैल्यू पुट करेंगे और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो हमारे पास होती है वो Q बाय V के इक्वल है। अब Q की वैल्यू यूज करें, V की वैल्यू यूज करें, कैपेसिटेंस फाइंड करें, और उसके बाद उस C की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके हों उस वैल्यू को यूज करने के बाद और V की वैल्यू गिवन जो है उसको इस्तेमाल करके हम 1/2 CV स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंगली एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर की। Capacitor function a lot of like rechargeable batteries. The main difference between a capacitor and a battery lies is that, अब देखिए बैटरी जो है वो भी चार्जेस की एक फ्लो के लिए, करंट की फ्लो के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होती है। कैपेसिटर भी इसीलिए यूज होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। हम कैपेसिटर से हमने देखा कि हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस ये होता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करते हैं, मतलब एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बैटरी इज द कैपेसिटर एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी डज नॉट कम फ्रॉम केमिकल रिएक्शन रेदर फ्रॉम द फिजिकल डिजाइन दैट अलाउ इट टू होल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अपार्ट। अब एक बैटरी जो है उसका क्या काम होता है कि बैटरी को अगर आप इलेक्ट्रिकल एक सर्किट से अटैच करें, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तो बैटरी अपना वर्क करती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो चार्जेस कैपेसिटर है इसमें चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत होती है। बैटरी भी एनर्जी ही प्रोवाइड करती है और चार्ज भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि चार्ज कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को, अब कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की सलाहियत तो है लेकिन उसकी किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंस होगी। अब कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस अगर हम देखें किन किन चीजों पे है तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे होगी, प्लेट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उस पे होगी और एरिया ऑफ प्लेट्स पे होगी। मतलब जो कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स यूज हो रही हैं
उनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यूज किया हुआ है उस पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का इन्हिसार होगा। द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस इज दैट द ग्रेटर द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक द ग्रेटर द capacitance. Likewise, lesser the permittivity of the dielectric, the lesser is the capacitance. Some material offer less opposition to the fixed flux for a given amount of field force. Material with greater permittivity allow more field flux, hence greater charge is collected. अब field flux हमारे पास क्या होता है, ये हमारे नंबर ऑफ लाइंस, फीड लाइंस जो किसी भी मीडियम के अंदर से पास करती हैं वो उसका फ्लक्स कहलाती हैं। अब जिस मीडियम में से फीड लाइन ज्यादा पास कर रही हो उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम के अंदर से फीड लाइन कम पास कर रही होंगी उसका फ्लक्स कम होगा। तो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होते हैं वो कैपेसिटेंस पर इस तरह से असरात होते हैं कि अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, मीडियम की परमिटिविटी कम होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। अब प्लेट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कैसे डिपेंड करती है हमारे पास कैपेसिटेंस के ऊपर। इफेक्ट ऑफ स्पेसिंग ऑफ द ऑन द कैपेसिटेंस इज दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस उतनी कम होगी, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स जितनी एक दूसरे से दूर है उनके दरमियान कैपेसिटेंस उतनी उसकी चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत उतनी ही कम होगी। द इफेक्ट ऑफ स्पेसिंग ऑन द कैपेसिटर इज दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज C is inversely proportional to 1/d। तो ये इक्वेशन जो है ये इसको भी मेमोराइज करें कि अगर हमारे पास कैपेसिटर का और कैपेसिटर्स का और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका रिलेशन पूछा जाए कि प्लेट्स की स्पेसिंग का और कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस प्लेट की स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्लेट्स के दरमियान फासला ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, फासला कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अब एरिया ऑफ द प्लेट्स, अब प्लेट्स जो है उनका एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। इफेक्ट ऑफ द area of the plate is that the capacitance is directly proportional to the area। कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा प्लेट्स का, लार्जर द प्लेट्स एरिया मोर इज द कैपेसिटेंस वैल्यू। अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस भी कम होगी। इसके अलावा हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला, उसकी एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला, उसका डिपेंडेंस किस किस चीजों पर है, किन चीजों पर है। अगर आपको ऑप्शन में गिवन हो 3 ऑप्शन हैं और एक और उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस है, तो आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए किन चीजों के ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है और रिलेशन क्या है उनके दरमियान, किस चीज के बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, किस चीज के कम होने से कैपेसिटेंस कम होती है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। इसके अलावा हमारे पास कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कैपेसिटर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। हम कैपेसिटर की टाइप्स को देखेंगे, कैपेसिटर की क्या क्या टाइप्स हैं और कुछ टाइप्स की स्टडी करेंगे। कैपेसिटर की प्लेट्स और के एरिया की वजह से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से या किसी भी जो हम लोग सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इनकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो सकती है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की चेंज जो है वो और उसकी बनावट स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी शेप की वजह से कैपेसिटर की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसके कैपेसिटर का बेसिक ओवरव्यू गिवन है। बेसिक कैपेसिटर की 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनको मीडियम से सेपरेट किया जाता है। कैपेसिटर स्टोर करता है एक्टिव चार्जेस को प्लेट्स के दरमियान। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है। कैपेसिटेंस के स्मॉलर यूनिट्स भी हैं, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड वगैरह। अब कैपेसिटर्स क्या है, स्टोर करते हैं चार्जेस को, शेप गिवन है उसकी। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट प्लेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिवन है लेफ्ट प्लेट के ऊपर, वो अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्जेस को। जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऑपोजिट चार्जेस उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होल। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होल प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट प्लेट की तरफ पुश हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन लीव एन एक्टिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्जेस लीव करेंगे जहां पे वो कलेक्ट हो रही हैं। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 कंडक्टिव प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब ये कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक टाइप है। फर्स्ट टाइप जो हम कैपेसिटर की पढ़ रहे हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान क्या होता है, प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, कॉमनली इंसुलेटेड एज 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ये प्लेट्स होती हैं एक डिस्टेंस d से सेपरेट की हुई होती हैं। अब कैपेसिटेंस का एक न्यू फार्मूला देखिए, कैपेसिटेंस का एक न्यू रिलेशन है कि कैपेसिटेंस जो है वो इज इक्वल टू एप्सिलॉन a बाय d।
मीडियम के ऊपर, ठीक है, और एरिया के ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल, अब विजिबल हुई है। ओके मैम, हमारे पास कैपेसिटर की जो रिलेशन था, कैपेसिटर्स की डिपेंडेंस थी एरिया के ऊपर और प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग के ऊपर, और जो हम मीडियम यूज कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक, उसकी परमिटिविटी के ऊपर थी। तो हम वहां से हमने फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने एक फार्मूला जनरेट किया कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एरिया और डी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी, मतलब अगर हमें स्पेसिंग गिवन हो, प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, एरिया गिवन हो और परमिटिविटी गिवन हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो हम कैपेसिटेंस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट दो डिफरेंट वैल्यूज यूज की गई हैं। अब ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट क्या है कि अब हमारे पास प्लेट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है और कोई मटेरियल मीडियम भी हो सकता है। अगर वैक्यूम होगा तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट हो रही है, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कोई भी हमने मीडियम यूज किया है तो एप्सिलॉन आर होगी। तो एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से की मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैपेसिटर की टाइप्स क्या हैं? एक होते हैं फिक्स कैपेसिटर, ठीक है, फिक्स कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब पोलराइज्ड कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर की मजीद दो टाइप्स दी हुई हैं, नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर देखें क्या है, मे बी कनेक्शन इनटू अ सर्किट विद ईदर टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज साइड ऑफ द सर्किट। अभी जो कैपेसिटर होते हैं ये कनेक्ट होते हैं सर्किट में किसी भी टर्मिनल से, मतलब कैपेसिटर के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और हाई वोल्टेज साइड सर्किट से ये रिप्रेजेंट से कनेक्ट होते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो जो इंसुलेटर जो है पेपर, माइका, सिरेमिक, फिल्म वगैरह यूज हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक जो पोलराइज्ड है फिक्स कैपेसिटर की टाइप जो है पोलराइज्ड कैपेसिटर, उसमें नेगेटिव टर्मिनल जो होता है मस्ट ऑलवेज बी एट लोअर वोल्टेज। इसमें नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लोअर वोल्टेज के ऊपर होता है, ठीक है, देन द पॉजिटिव वोल्टेज। अब नॉन पोलराइज में क्या था कि जो हमारे पास वोल्टेज जो है वो किसी भी उस कनेक्ट कर सकते हैं, मे बी कनेक्टिंग टू सर्किट विद ईदर टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज साइड ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे पोलराइज्ड फॉर्म में हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हमेशा लोअर वोल्टेज पे होगा देन द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट में एल्यूमिनियम और टेंटालियम वगैरह ये यूज हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इसमें यूज होंगे, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर क्या है? नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है। वेरिएबल कैपेसिटर में माइका शीट्स एज आर डाइलेक्ट्रिक आर स्टैक्ड बिटवीन टिन फॉइल सेक्शन फॉर द कंडक्टिंग प्लेट्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस। अब जो हमारे पास माइका कैपेसिटर है इनकी एक तो हमें कैपेसिटेंस की रेंज पता होनी चाहिए कि इसमें कितना चार्ज है वो स्टोर हो सकता है,
और वोल्टेज कितना प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉइल आर कनेक्टेड एंड ब्रॉट आउट एज वन टर्मिनल फॉर वन सेट ऑफ प्लेट, ठीक है, and the opposite terminal connects on the other side set of interacted जो plates हैं उनके, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होती है इसकी, जो माइक्रो कैपेसिटेंस है उनकी कैपेसिटेंस 10 से 5000 पिकोफैरेड तक होती है, ठीक है। और जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसकी रेंज 500 टू 20000 वोल्टेज होती है। तो ये वैल्यूज जो है इसमें मेन आपको ये वैल्यूज याद करनी है कि माइका कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की रेंज कितनी है और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन गिवन है, ठीक है। अब पेपर कैपेसिटर क्या होते हैं, पेपर कैपेसिटर में जो पेपर है वो उसको हम एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं। 2 रोल्स ऑफ टिन फॉइल कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ पेपर डाइलेक्ट्रिक आर रोल्ड इनटू अ कॉम्पैक्ट सिलेंडर। इसको पेपर कैपेसिटर में एक पेपर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे यूज होता है, ठीक है। मेन इसमें जो थीम है, पेपर जो है प्लास्टिक पेपर जो है वैक्स है, ये एज अ डाइलेक्ट्रिक पेपर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होता है। इसको एक प्लास्टिक के होल से सिलेंड्रिकल शेप में कवर कर दिया जाता है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है 0.001 से 1 माइक्रोफैराड तक। माइक्रो में 10 की पावर -6। क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रैक्टिकल यूज में हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि माइक्रो पिको इन यूनिट्स में हम फाइंड करते हैं, फैराड में कैलकुलेट नहीं होती, ठीक है। तो 0.001 से 1 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटेंस होगी पेपर कैपेसिटर की और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा 200 टू 1600 वोल्ट। 200 टू 1600 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है पेपर कैपेसिटर का। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास अ ब्लैक और व्हाइट बैंड एट वन एंड ऑफ अ पेपर कैपेसिटर इंडिकेट्स द लीड कनेक्टेड टू द ऑफसाइड फॉइल। ये यहाँ पे इसके जो डायग्राम में गिवन है, एक ब्लैक वायर है वो रिप्रेजेंट करती है इसको किसी हमने आउटसाइड सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिल्म कैपेसिटर क्या होते हैं, फिल्म कैपेसिटर है हमारे पास, फिल्म कैपेसिटर आर कंस्ट्रक्टेड मच लाइक पेपर कैपेसिटर। इसकी कंस्ट्रक्शन पेपर कैपेसिटर की तरह की ही होती है, एक्सेप्ट दैट द पेपर डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड विद द प्लास्टिक फिल्म सच एज पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीथाइलीन टेट्रा थाइलेट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फिल्म कैपेसिटर है इसकी कंस्ट्रक्शन सेम पेपर कैपेसिटर की तरह की होती है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि दो कैपेसिटर ऐसे जिनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन एक से मिलती जुलती है, तो वो पेपर कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि पेपर कैपेसिटर में पेपर को एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, लेकिन फिल्म कैपेसिटर के अंदर हम लोग प्लास्टिक की फिल्म किसी भी तरह की हो सकती है। प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथाइलीन वगैरह, पॉलीकार्बोनेट, कोई भी प्लास्टिक जो है यहाँ पे यूज हो सकती है ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फिल्म कैपेसिटर, द फॉइल टाइप एंड द मेटलाइज्ड टाइप। जो 2 टाइप्स हैं, अब टाइप्स के नेम भी आपको याद होने चाहिए। फिल्म कैपेसिटर की टाइप्स के नेम्स क्या हैं, द फॉइल टाइप यूजेस शीट्स ऑफ मेटल फॉइल। अब फॉइल टाइप क्या करती है, शीट्स को यूज करती है जो कि मेटल फॉइल की बनी होती है। और मेटल कौन कौन सी हो सकती है, एल्यूमिनियम या टिन वगैरह। फॉर इट्स कंडक्टिव प्लेट्स द मटेरियलाइज्ड टाइप। अब जो फॉइल टाइप है उसमें एल्यूमिनियम और टिन वगैरह शीट के तौर पर यूज होती है, मेटल फॉइल यूज होती है। अब मेटलाइज्ड टाइप जो कंस्ट्रक्शन है उसमें स्प्रेइंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल, इसमें जो स्प्रे की जाती है, डिपॉजिट किया जाता है थिन लेयर ऑफ मेटल को, एल्यूमिनियम और जिंक वगैरह को, ठीक है। द स्प्रेड ऑन मेटल सर्व्स एज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब जो स्प्रेड होती है मेटल के ऊपर वो सर्व करती है एज अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है फिल्म कैपेसिटर की, 100 पिकोफैराड टू 100 माइक्रोफैराड तक, और ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 टू 600 वोल्ट तक होगा, ठीक है। अब फिल्म कैपेसिटर की कितनी टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स में कौन कौन सी, और इसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होता है और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, ये बातें सारी आपको मेमोराइज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिरेमिक कैपेसिटर। एक डिस्क फॉर्म में होता है। डिस्क फॉर्म सिल्वर इज डिपॉजिट ऑन बोथ साइड ऑफ द सिरेमिक कैपेसिटर। इसमें सिल्वर जो होती है वो डिपॉजिट होती है सिरेमिक कैपेसिटर की दोनों साइड्स पे, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे यूज होती है। सिरेमिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस पे डिपॉजिट की जाती है। टू फॉर्म द कैपेसिटर प्लेट, सिरेमिक कैपेसिटर आर अवेलेबल विद द वैल्यू ऑफ 1 पिकोफैराड अप टू 1 माइक्रोफैराड,
ठीक है। 1 पिकोफैरेड से लेस के भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो नॉर्मल रेंज की वैल्यूज हैं वो 1 पिकोफैरेड से 1 माइक्रोफैरेड तक की वैल्यूज के कैपेसिटर जो है वो सिरेमिक कैपेसिटर हमारे पास पाए जाते हैं। और सिरेमिक कैपेसिटर जो है इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू 500 टू 20,000 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस माउंट कैपेसिटर। सरफेस माउंटेड कैपेसिटर जो होते हैं आर ऑफन कॉल्ड चिप कैपेसिटर। ये चिप कैपेसिटर भी कहलाते हैं। चिप कैपेसिटर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग अ सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन लेयर्स ऑफ कंडक्टिव फिल्म व्हिच फॉर्म द कैपेसिटर प्लेट। अब यहाँ पे सरफेस माउंटेड कैपेसिटर जो होते हैं वो इसको चिप कैपेसिटर भी कहते हैं। अब सरफेस माउंटेड कैपेसिटर का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए कि वो चिप कैपेसिटर है। चिप कैपेसिटर जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं बाय प्लेसिंग अ सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन लेयर्स ऑफ कंडक्टिव फिल्म which form the capacitors plate, और ये कैपेसिटर की प्लेट को बनाती हैं। ठीक है, सरफेस माउंट कैपेसिटर में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स electrolytic capacitor, the two aluminum electrodes are an electrolyte of borax। अब 2 aluminum electrolytes जो होते हैं वो electrolyte होते हैं बोरेक्स का, फास्फोर्ड का या कार्बोनेट का। between the two aluminum strips absorbent gas soaks up electrolyte to provide the required electrolysis that produces an oxide film। अब यहाँ पे जो हमारे पास एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स होती हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम के तौर पे यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज करती हैं इस जो हमारे पास एक फिल्म है इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोड्यूस हुई होती है उसको ऑक्सीडाइज करती हैं। तो एल्यूमिनियम फॉयल टाइप में एल्यूमिनियम जो है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होगा। टेंटोलियम कैपेसिटर, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूजिंग टेंटोलियम इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। टेंटोलियम कैपेसिटर में क्या होता है, ये टेंटोलियम को यूज करती है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। लार्ज सी इज स्मॉलर साइज, लार्जर सी इन अ स्मॉलर साइज, लॉन्गर शेल्फ लाइफ, लेस लीकेज करंट। इसका ये फायदा होता है कि इसमें कैपेसिटेंस ज्यादा होती है स्मॉल साइज के अंदर, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा देर तक एनर्जी को स्टोर किए रखता है, और ये करंट का लीकेज इसमें कम होता है। तो एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की पहली टाइप हमने देखी है एल्यूमिनियम फॉयल टाइप, और एल्यूमिनियम के बाद ही टेंटोलियम कैपेसिटर इसी के अंदर आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इसमें एल्यूमिनियम की बजाय टेंटोलियम को हम एज अ मीडियम यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटर की कोडिंग गिवन है, ये कोडिंग सिर्फ जो एसएसई वाले हैं वो करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है अजान हो रही है, हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
जी हमारे पास नेक्स्ट इसमें कैपेसिटर की कोडिंग में जो मेन बात है वो आपने ये देखना है, जो एसएससी वाले हैं वो देखेंगे इसको कि आपके पास जो टॉलरेंस है कैपेसिटर की, ठीक है। यहाँ पे नंबर जो है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 8 9 नंबर्स हैं, उनके मल्टीप्लायर्स गिवन है। उसके बाद इसमें जो टॉलरेंस है 10 पिकोफैरेड और लेस है हमारे पास, और तो उसमें क्या क्या टॉलरेंस वैल्यूज क्या हैं, और 10 पिकोफैरेड और लेस के लिए टॉलरेंस वैल्यूज क्या हैं, और अगर 10 पिकोफैरेड से कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो उसके लिए टॉलरेंस वैल्यूज क्या गिवन है। तो ये टेबल सिर्फ वो लोग करेंगे, और बाकी आप लोग बाकी सारे जो हैं इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज, कैपेसिटेंस रेंज, वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन से यूज हो रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटर्स के अंदर, इसको करेंगे। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है वो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। हमारा 1 मिनट है सेशन में। जी मैम, इकरा यू कैन कंटिन्यू। आई गेस क्वेश्चन नहीं है किसी का। मैम इकरा स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। Thank you so much. ओके, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम नगीना बताइएगा मेरी स्लाइड्स शेयर हो रही हैं? जी मैम हो रही है। ओके थैंक यू। जी, तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों से रिलेटेड है, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स के बिहाफ पे डिस्कस करेंगे। इस बायोमोलिक्यूल्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपके पास बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बेसिकली ये इनकी केमिस्ट्री क्या होती है और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है और किस तरह से ये काम करते हैं, उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो बायो मीन लिविंग, मॉलिक्यूल्स मीन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को इन अदर वर्ड्स हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड से लेबल किए जाते हैं। जो हमारी डिस्कशन होगी वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में होगी, देन वी विल डिस्कस 8 प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। हम इन सबको बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक यूनिट्स के बारे में भी देखेंगे। आप इस इंट्रोडक्टरी स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास इनका जो बेसिक स्केलेटन है वो किस तरह से मॉडल्स के जरिए से भी दिखाया गया है। तो ये इसी तरह से आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के जरिए से लेबलिंग की गई है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, ठीक है। जो रेक्टेंगल है ये आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है न्यूक्लिक एसिड्स के केस में, ठीक है। आपके पास जो है एक पेंटोज शुगर दिखाई गई है, उसके साथ आपके पास एक स्फीयर की फॉर्म के अंदर एक अलग जो लिंकेज है वो दिखाया गया है। इस तरह से आपके पास जो है वो एक पिक्टोरियल व्यू है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट 6 मेंबर जो है वो रिंग दिखाए गए हैं। सिमिलरली आपके पास लिपिड्स के केस में आपके पास एक लंबी चेन दिखाई गई है जो कार्बन स्केलेटन पे बेस कर रही होगी और उसके ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस मौजूद होंगी।
ठीक है। थर्डली हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं। फोर्थली सॉरी, प्रोटीन्स के केस में आपके पास अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे उसके, और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ आपके पास प्रोटीन को कंप्राइज करवाएंगे। ठीक है, दीज आर नोन एज द बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह की केमिस्ट्री रखते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास वो तो तमाम कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जिसके अंदर आपके पास ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और जितनी भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, और भी बहुत सारी जो क्रिएचर्स हैं, वो सारी की सारी आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म मौजूद है और डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं which form the basis of life। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिक यूनिट हैं जो आपके पास लाइफ के लिए और उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दे बिल्ड अप the living systems and are responsible for their growth and the maintenance। ठीक है, अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस चेंज हो जाता है इंफॉर्मेशन का, तो आपके पास अगर हम बात करें कि राइबोसोमल सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो आपके पास प्रोटीन जो सिंथेसाइज होनी है वो गलत प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर्स आएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग एब्सेंट हो जाएगी। तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ ए body। The sequence that relates biomolecules to living organism is, ठीक है, आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक ऑर्गेनेलीज बनाते हैं मिलके। ठीक है, ऑर्गेनेलीज से फिर आपके पास एक सेल बनता है, और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं जिसको हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जिसको हम फिर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके आपके पास कम्युनिटी बनाते हैं, फिर कम्युनिटीज मिलके आपके पास पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशंस मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं, और इकोसिस्टम मिलके आपके पास बायोस्फीयर बन जाता है कि द पार्ट ऑफ द where life can exist is known as the बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सीक्वेंस है किस तरह से एक इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वो एक ऑर्गेनेली बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनेलीज आपके पास, आपको पता है एक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर हमारे पास जो है वो सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर ये बेसिक चीजें मौजूद होती हैं। अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसके अलावा प्लास्टिड्स मौजूद हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जो रफ होती है यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसाइज करवाई जाती हैं,
इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटर्स हो सकती हैं, लाइसोसोम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स को निकालना है, तो फिर क्या प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो लाइसोसोम्स होती हैं, ठीक है, जो पिनोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के भी करवा रही होती हैं। इसी तरह सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो हमारी एक सेल के अंदर इतनी सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं तो एक सेल बनता है, और फिर सेल्स जो हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास टिश्यू बनता है, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि आपके पास हर ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे कि आपके पास दिल है, किडनीज हैं, लिवर है, इस तरह से फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं, और फिर इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के थ्रू फिर एक इंडिविजुअल बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की, कि अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। अगर वो मतलब ग्रो नहीं कर रहा, सस्टेनेबल नहीं है, रिप्रोड्यूस भी नहीं हो रहा, इसका मतलब वो लिविंग भी नहीं है, ठीक है, वो डेड फॉर्म के अंदर है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपके पास, जैसे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा जाए तो वो जनरली किस चीज़ से बने हुए हैं, हमारे पास जो लिविंग कंपाउंड्स हैं बेसिकली वो नॉन लिविंग थिंग्स से ही बने हैं, जैसे कि कार्बन के स्केलेटन के जरिए से आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही आपके पास जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए नॉन लिविंग थिंग्स अगर हम देखें, जैसे कि एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, वो वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम देखें, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है O2 जो है आपके पास एक इनऑर्गेनिक इन नेचर है, जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस मॉलिक्यूल है। इसी तरह पानी नॉन लिविंग है, तो हमारे पास और जहाँ पे भी लाइफ होती है वहाँ पे पानी जो है, पानी की वजह से ही लाइफ का वजूद है। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं बोलूंगी नॉन लिविंग, बल्कि नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, and the lipids. Proteins and carbohydrates are essential constituents of our food. These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life processes. ठीक है, जो हमारे पास जो एक्सेस के अंदर हमारे पास बॉडी में मौजूद होते हैं वो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। लिपिड्स, वाइटामिन्स जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद नहीं होते जितना कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद होते हैं। In addition, some simple molecules like vitamins, minerals, salts also play an important role for the functioning of living organisms. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास ये प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं बाय प्लांट्स। ठीक है, एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें जैसे कि केन शुगर, इसके अंदर टोटली आपके पास जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्लांट जो है अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज बहुत एक्सेस के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह आपके पास स्टार्च के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्टार्च जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आएगा। इसको हम फर्दर जो है वो क्लासिफाई भी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितनी कैटेगरीज के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अगर हम देखें प्योर स्टार्च कहाँ पे होती है, हम अपनी खुराक के अंदर प्योर स्टार्च यूज़ कर भी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कस्टर्ड होता है उसके अंदर प्योर स्टार्च होती है, वो 100% स्टार्च आप ले रहे होते हो। अदरवाइज हमारे पास राइस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्च मौजूद होती है। हमारी व्हीट के अंदर भी स्टार्च का कंटेंट होता है। इसी तरह मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला। वाटर के साथ आप वाई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब एक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो आपके पास जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंप्राइज होता है एंड वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इट्स मीन कार्बन का हाइड्रेट जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। हाइड्रेट्स हाइड्रा से निकला है, हाइड्रा मीन वाटर। तो वाटर जब कार्बन के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के साथ जब कंपाइल करता है तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला बनता है। अदरवाइज हम कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह से डिफाइन नहीं करते। जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। The molecular formula of glucose C6H12O6 fits into this general formula। जैसे कि आपके पास x और y को आप स्पेसिफाई कर दें तो आपके पास जो है वो जनरल फॉर्मूला के जरिए से आप स्पेसिफिक फार्मूला जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें जो कि आपके पास डी फ्रक्टोज दिखाया गया है स्ट्रक्चर उसका, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है डी फ्रक्टोज का। अगर डी फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो वो ग्लूकोज जैसा ही होता है, मतलब कि C6H12O6 ही आपके पास फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है ऑल्दो दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। वो कहाँ पे चेंज होते हैं, आप अगर देखें कार्बन नंबर 2 पे, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको नजर आती हैं। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है C+O, तो ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। फ्रक्टोज के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, जबकि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद नहीं होता। इस वजह से ग्लूकोज आपके पास एल्डिहाइडिक शुगर कहलाती है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ्रक्टोज के फॉर्मूला से चेंज होता है, जबकि फ्रक्टोज आपके पास कीटो शुगर कहलाती है। ये जो आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है ये कीटो ग्रुप कहलाता है और कीटो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हम फ्रक्टोज को कीटो शुगर बोलते हैं और ग्लूकोज को एल्डो शुगर बोलते हैं। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो जो है आपके पास ये फ्रक्टोज आ रहा है। देखो अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को काउंट करें तो कार्बन नंबर 1 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 5 एंड 6 also have the hydroxyl group labeled as OH, ठीक है। तो ये आपके पास मोर देन 3 जो होता है उसको हम पोली कैटेगरी के अंदर ले जाते हैं। तो हेयर 1 2 3 4 एंड 5 ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप है।
तो हमारे पास एक ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है, इन सब के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो कार्बन नंबर 3 होती है, टॉप टू बॉटम अगर हम काउंट करें 1 2 3, कीटो के नीचे वाली जो कार्बन है जिसको हम कार्बन नंबर 3 बोलते हैं, कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होने की बजाय लेफ्ट साइड पे होता है। ये ग्लूकोज के केस में भी होगा, ये फ्रक्टोज के केस में भी होगा। ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी होती है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, सिर्फ कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है ये चेंज होता है। कार्बन नंबर 2 पे फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होगा और ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा कार्बन नंबर 1 के ऊपर। But all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrates, for example acetic acid. ठीक है, एसिटिक एसिड जो है इसको भी आप CxH2OY की फॉर्म में लिख सकते हो, बट एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड आपके पास एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं उस जर्नल फॉर्मूला की, और इसी तरह आपके पास जैसे कि रैमनोज शुगर होती है, ये CxH2OY की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो हैं जो शुगर्स हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रही, और हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम सैकराइड्स के नाम से भी पुकारते हैं। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि जब इनके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो आपके पास लाइट है उसको आप सिंगल वेवलेंथ में जब कन्वर्ट कर लेते हो, आपके पास जो लाइट आती है कहीं भी किसी भी सोर्स से आती है, वो पोले होती है, मतलब वो वेरियस वेवलेंथ वाली लाइट होती है। जब आप उसको एक सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेते हो, पोलराइजर से गुजारते हो, तो फिर आपके पास वो सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। और जब उस सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर जब गिराते हो, वो उस लाइट को अगर रोटेट कर देता है वो कंपाउंड, तो वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो आपके पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे रोटेट कर सकते हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास डी ग्लूकोज लिखा है, डी फ्रक्टोज लिखा है। अगर आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई कंपाउंड लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर देता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स बोलते हैं, और जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, वो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और उनको हम शुगर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ग्लूकोज शुगर बोल देते हैं, फ्रक्टोज शुगर बोल देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो बेसिक सबसे लोएस्ट नंबर है वो कार्बन 3 से स्टार्ट होता है, मतलब उन्हें हम जो है आगे लेके चलते हैं। कार्बन नंबर 3 4 5 6 से फर्दर हमारे पास बहुत लंबी लंबी चेन्स मौजूद होती हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपाउंड को पानी में डालते हो, पानी में डिसॉल्व करवाते हो, तो आपके पास वो किस हद तक सिंप्लीफाई होता है, ये आपके पास हाइड्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस हैं वो मोनोसैकेराइड्स
ओलिगोसैकेराइड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स में आती हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओलिगो मोर देन 3 और पोलेमीन मैनी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, जो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप पानी में डालते हो तो वो मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होते, बेसिक ही होते हैं वो, उनको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, राइबोज ऐसी शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसी मोनोसैकेराइड्स हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती, ठीक है। Carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehydes are ketone are known as monosaccharides. About 20 monosaccharides are known to occur in nature. ये आपके पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब आप यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंपेयर भी कर सकते हो कि एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1 एंड 2 आपके पास पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का। Now we will discuss about the oligosaccharides, carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units, ठीक है। Upon hydrolysis अगर कोई कंपाउंड आपको दो सिंपल यूनिट प्रोवाइड करे ग्लूकोज के या किसी भी मोनोसैकेराइड के, या 2 से ज्यादा टिल 10 तक सिंप्लीफाई हो सकता है, 10 यूनिट्स किसी भी मोनोसैकेराइड के आपको मिल जाते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो वो आपके पास कंपाउंड क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आपको मिल जाते हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड हैं। They are further classified as disaccharides, trisaccharides। अगर उसके अंदर अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड जैसे कि माल्टोज आपने लिया, आपने माल्टोज को पानी में डिसॉल्व करवाया तो आपको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो आप इस माल्टोज को क्या बोलेंगे, डायसैकेराइड, ठीक है। इसी तरह अगर 3 ग्लूकोज या कोई और मोनोसैकेराइड के 3 यूनिट मिलते हैं तो वो आपके पास ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरह से। Disaccharides are most common. The 2 monosaccharide units obtained upon hydrolysis of a disaccharide may be same or different, ठीक है। माल्टोज को अगर आप पानी में डालते हो तो आपको सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड के, जो कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो सकते हैं। सक्रोज को जब आप पानी में डालते हो तो आपको एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह अगर आप ना लेते हैं, अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आती है जिसमें अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करें तो हमें ग्लूकोज के साथ ग्लैक्टोज मिलता है, ठीक है। वो ग्लूकोज की तरह ही होता है लेकिन वहाँ ग्लैक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। थर्डली हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। तो अगर आप किसी ऐसे कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करवाते हो जो मोर देन 10 आपके पास मोनोसैकेराइड्स देता है, लार्जर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड करता है, तो वो आपके पास पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। जैसे कि स्टार्च है, आपके पास सेलुलोज है, ग्लाइकोजीन है, गम्स है, इनके अंदर जो बेसिक स्केलेटन होता है इनको बनाने वाला वो ग्लूकोज ही होता है। सिर्फ आपके पास सब्स्टिट्यूशंस चेंज हो रही होती हैं, ब्रांचिंग हो रही होती है, 1,4 लिंकेज हो सकता है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर जाता है, ब्रांच बना देता है, कहीं पे वो 1,4 ब्रांच बना लेता है, 1,6 ब्रांच बना लेता है, इस तरह से। ये जो ब्रांचिंग होती है ये लंबी लंबी चेन्स की ब्रांचिंग होती है, स्मॉल चेन की नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरली अगर आप स्टार्च को पानी में डालते हो तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं,
पोलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लाइक polysaccharides, they are not sweet in taste, hence they are also known as non-sugars. They are amorphous and insoluble in water. ये पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होते, ठीक है। इनसोलुबल इन पानी, पानी में हल नहीं होंगे, और ये अमॉर्फस होंगे। ये जो है इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। ये जैसे कि आपने देखा ना ग्लूकोज, अगर हम सिंपल देखें ग्लूकोज को, तो वो पाउडर्ड फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होती है, तो उनकी जो नेचर होती है वो क्रिस्टलाइन नेचर होती है। जबकि जो आपके पास पोलीसेकेराइड होते हैं वो शेपलेस होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होती, वो एमॉर्फस शेपलेस इन नेचर होते हैं। क्या आप यहाँ पे बस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग होती हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होती हैं। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस, ये हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम उनकी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। सक्रोज जैसे कि हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। फेलिंग सोल्यूशन, टॉलिन सोल्यूशन, जो ये केमिकल टेस्ट हैं, ऐसे तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो इन सोल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, ठीक है। अगर वो इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं करेंगी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगी। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, और डायसेक्राइड्स कुछ आपके पास रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि सक्रोज मैंने बोला, ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होती है। ऑन द अदर हैंड आपके पास जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप फ्री फॉर्म के अंदर होगा वो आपके पास रिड्यूसिंग है, जैसे कि माल्टोज है, लैक्टोज है, ये रिड्यूसिंग है। तो हमारे पास डायसेक्राइड के केस में कंडीशन आ जाती है या चॉइस है कि कुछ शुगर्स जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, कुछ रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग डायसेक्राइड्स में हमारे पास सक्रोज आ जाता है, और रिड्यूसिंग डायसेक्राइड्स के अंदर माल्टोज और लैक्टोज आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी पोलीसेक्राइड्स होंगे वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे। जो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में वो यही है कि रिड्यूसिंग के अंदर हमारे पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, नॉन रिड्यूसिंग में वो मौजूद नहीं होता। नॉन रिड्यूसिंग में वो फंक्शनल ग्रुप जो फ्री फॉर्म में नहीं है, इस वजह से वो कहीं पे किसी दूसरे के साथ लिंक नहीं कर पा रहा होता, जैसे कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के साथ रिस्पॉन्स नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि आपके पास वो फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। जब वो अवेलेबल नहीं है तो फिर रिएक्शन भी नहीं होगा, इस वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग में चले जाएंगे। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं वो ट्राइओज कहलाएगा, 4 हैं तो टेट्रोज, 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट देन पेंटोज, इफ 6 कार्बन एटम्स आर हियर देन हेक्सोज, हेप्टोज, और OSE आएगा हर उसके आखिर में, ठीक है। अगर वो एल्डिहाइडिक होगा तो फिर एल्डो, ट्राइओल, ट्राइओज, टेट्रा, एल्डो, मतलब आपके पास एल्डो का एडिशन हो जाएगा जर्नल टर्म के साथ। अगर वो कीटो फंक्शनल ग्रुप रखता है तो आपके पास वो कीटो, टेट्रोज, ट्राइओज, ग्लूकोज, क्या हो गया? हमारे पास ग्लूकोज कैसे बनता है आपको पता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो मिलते हैं तो आपके पास सक्रोज बन रहा होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं।
ये कुछ एविडेंसेस हैं कि एक्चुअली जो ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की कंफर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि अगर हम प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं काफ़ी देर तक हाइड्रोजन आयोडाइड डाल के ग्लूकोज को गर्म करें तो आपके पास अगर एन हेक्सेन मतलब कि सारे के सारे जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ये क्या हो रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं तो आपके पास जो है वो यही स्केलेटन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एन हेक्सेन अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर इतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इट्स मीन कि आपके पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये इस में मौजूद नहीं है और आपने जो सजेस्ट किया है स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर आप थर्ड पॉइंट पे देखें तो आपके पास रिएक्शन दिखाया गया है कार्बन ग्लूकोज का किसके साथ दिखाया है ऑक्साइम के साथ और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन कहलाता है और आपके पास HCN के साथ रिएक्शन दिखाया गया है। सियानोहाइड्रिन के बनेगा अगर आपके पास HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड एक बहुत ही विगोरस एसिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि इसके ऊपर बैन है और ये अवेलेबल नहीं होता। अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो फिर फौरी तौर पे डेथ हो सकती है। ठीक है, ये HCN इज़ वेरी डेंजरस केमिकल। ठीक है, जब आपके पास ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास ऑक्साइन बनता है। जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कीटो ये उसको टेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। अगर ऑक्साइन बन जाता है तो आपके पास इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसी तरह HCN के साथ जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं ये भी कार्बोनिल ग्रुप को चेक करने के लिए है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होगा तो वो HCN के साथ रिएक्शन करके सियानोहाइड्रिन बनाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ब्रोमिनेशन का रिएक्शन करवाते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो ग्लूकोज को, तो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप कीटो है ये ऑक्सीडाइज हो जाए, सॉरी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होके एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो वो ऑक्सीडाइज होके आपके पास एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ब्रोमिनेशन के अंदर आपके पास सिर्फ जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन थी वो ऑक्सीडाइज हुई है, वो आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हुई है। लेकिन जब आप रिएक्शन नंबर 6 की तरफ आते हैं तो रिएक्शन नंबर 6 के अंदर अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो आपके पास ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट के अंदर अगर आप ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास फर्स्ट कार्बन के साथ साथ जो 6 कार्बन है वो भी ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों ही एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रही हैं। इसका मतलब आपके पास जो है ग्लूकोज के अंदर जो है वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। आपके पास जो स्केरिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ग्लूकोनिक एसिड लेते हो और ग्लूकोनिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो भी आपके पास स्केरिक एसिड बन रहा होता है। ग्लूकोनिक एसिड क्या है, जो आपने ऊपर ब्रोमिनेशन के थ्रू जो रिएक्शन करवाया था उससे आपको ग्लूकोनिक एसिड मिला था।
इसको आप देख लीजिएगा, जितने भी हमने केमिकल रिएक्शंस देखे हैं उन सब की ये समरी यहाँ पे मौजूद है कि कौन सा रिएक्शन किन कंडीशंस के अंदर कौन से रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है और उन रिजल्ट्स से आपको किस चीज की इंडिकेशन मिलती है। ये स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन के लिए था कि हमारे पास ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हो। अब हम एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन है, फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड जो कि लोएस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है, ये आपके पास सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल कार्बन नंबर 2 के मौजूद होता है, और इसको देखते हुए हम जो है बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो नाम दे रहे होते हैं। अगर ग्लिसरल्डिहाइड के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको हम अगर हम इसको डीग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हैं, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर उन कार्बोहाइड्रेट्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो उनको भी हम डी बोलेंगे, ठीक है। और इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। देखो पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड लिखा है अगर कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है। इसी तरह अगर इसकी बिल्कुल कोरेस्पोंडेंस में आप देखें तो जो राइट साइड पे ग्लिसरल्डिहाइड है उसके साथ नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे चला गया है, इस वजह से आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड के साथ नेगेटिव आ गया है। तो इसको लेके चलते हुए इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे मानेंगे, और बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसके अंदर कार्बन 4 है, 5 है, 6 है, या वो पॉलीसेकेराइड से ताल्लुक रखता है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लेफ्ट साइड पे होगा तो उनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है। आप ग्लूकोज के अंदर भी देख सकते हैं राइट साइड पे है तो हम इसे डी बोल रहे हैं। तो एसिमेट्रिक क्या होता है? अगर आप किसी भी कार्बन को सिलेक्ट करें और उस कार्बन को, जैसे यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड के केस में रेड से इनसर्कल कर लिया है कार्बन को, उस कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूशन अगर डिफरेंट हैं तो वो एसिमेट्रिक है, ठीक है, और वो कायरल इन नेचर है। ये देखें इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके ऊपर देखें तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, अगर नीचे की तरफ देखें तो आपके पास CH2OH की सब्स्टिट्यूशन है, राइट साइड पे देखें तो हाइड्रोक्सिल की सब्स्टिट्यूशन है, और लेफ्ट साइड पे देखें तो एक हाइड्रोजन है। तो चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस या ग्रुप्स मौजूद हैं, इस वजह से इस सेंट्रल कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। और ये एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर जो है वो किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने की एबिलिटी रखता है। तो एज अ होल ये कंपाउंड क्या होगा? कायरल सेंटर रखने की वजह से कायरल मॉलिक्यूल होगा, और एक सेंटर भी कायरल है तो वो एज अ होल आपके पास पूरा मॉलिक्यूल उस प्रॉपर्टी को शो करवाएगा। और ये एनेंटियोमेरिक फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, और 2 एनेंटियोमेरिक फॉर्म बनती हैं, ठीक है, आपको दिखाया भी गया है। ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसकी अल्फा बीटा फॉर्म्स जो हैं वो देख सकते हैं आप। अल्फा के अंदर आपके पास और बीटा के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव आता है तो वो आपके पास अल्फा फॉर्म आ जाती है कार्बन नंबर 1 पे। अगर आपके पास वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे आता है तो वो आपके पास बीटा फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 Kelvin is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, ठीक है। और जो बीटा फॉर्म है वो आपको कैसे मिलेगी? जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 Kelvin है, is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin, ठीक है। ये आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आपके पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है वो इस तरह का है भी या नहीं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है म्यूटा रोटेशन।
Mutarotation is the change in the optical rotation because of the change in equilibrium between two anomers. आपके पास जब दो एनोमर्स के अंदर चेंजेस आएंगी ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन. When the corresponding stereo centers interconvert, अल्फा अल्फा आपके पास बीटा में, बीटा अल्फा में जब इंटरचेंज हो रहे होते हैं और एक आपके पास पॉइंट आता है जिस पे दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल इक्वल हो जाती है, तो उसको हम म्यूटा रोटेशन बोलेंगे. साइक्लिक शुगर शो म्यूटा रोटेशन एज अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म इंटरकन्वर्ट, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाती हैं. अगर आप देखें, आपके पास एक अल्फा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, उसको क्रिस्टलाइज्ड करवाया गया है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड and freshly dissolved in water gives a rotation of 112 degrees. आपके पास ग्लूकोज का, जिसको आपने एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में तैयार करवाया था, उसको क्रिस्टलाइज करवा के वो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज आपने लिया है उसको आपने पानी में डिसॉल्व करवा के उसकी रोटेशन चेक करवाई, तो आपके पास 112 डिग्रीज जो है वो उसकी रोटेशन आई. ठीक है. जब रिक्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम ए बॉइलिंग सॉल्यूशन, आपने अब जो सॉल्यूशन लेना है वो बॉइलिंग फॉर्म के अंदर आपने उसको लिया और रिक्रिस्टलाइज करवाया, तो आपने जो म्यूटा रोटेशन चेक करवाई तो वो आपके पास 19 डिग्रीज आई. Either solution on standing slowly changes its specific rotation. आपने उस solution को थोड़ी देर पड़ा रहने दिया और फिर थोड़ी देर के बाद जब आपने उसकी specific rotation चेक की तो आपके पास 52.7 डिग्रीज आई. तो ये जो 52.7 डिग्रीज आपके पास आती है ये म्यूटा रोटेशन का पॉइंट है. इसके अंदर जो आपके पास 19 डिग्रीज पे जो था उसके अंदर अगर अल्फा डी ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म के अंदर था और बीटा डी ग्लूकोज अगर कम फॉर्म के अंदर था, तो वो थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हुए और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको 52.7 डिग्रीज के ऊपर मिल गया और इस पॉइंट को हम बोलेंगे म्यूटा रोटेशन पॉइंट. ठीक है. इस पॉइंट के ऊपर या इस रोटेशन के ऊपर आपके पास 2 एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो मिल जाएंगी. आप देख सकते हैं आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर था और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन एट 19 डिग्रीज पे था. तो आपके पास जो 52.7 स्पेसिफिक रोटेशन पे जो मिल रहा है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल रहा है. अब हमारे पास एनोमेरिक कार्बन क्या होती है और एनोमर्स क्या होते हैं. द टू साइक्लिक हेमी एस्टर form of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at carbon number 1. ये मैं बता चुकी हूँ. कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो आपके पास वो कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाएगी और वो जो कंपाउंड्स हैं जिनकी कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के उलट है, चेंज है, तो वो एक दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे. ठीक है. और अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म्स या फिर वो एनोमर्स कहलाएंगे. सिमिलरली ये आपके पास स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, जिसको मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे कीटो ग्रुप मौजूद होगा. कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होगा, तो इसको हम कीटो फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे. पोलेहाइड्रोक्सी या फिर इसको हम पेंटाहाइड्रोक्सी कीटो कीटोज बोलेंगे. ठीक है. और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि कार्बन नंबर 1 बॉटम साइड पे है, 2 3 4 5 और 6. ठीक है. और कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दिखाया गया है, फ्रक्टोफ्यूरानोज.
ये आप देख सकते हैं डायसैकराइड्स के अंदर किस तरह से ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिलता है और कौन सा लिंकेज बनता है, आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर। देखो एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जब कंडेंस होता है तो पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एक तरफ से हाइड्रोक्सिल आएगा, दूसरी का मॉलिक्यूल से ओ एच आएगा, ठीक है। एक तरफ से H दूसरी तरफ से OH आएगा और पानी बनेगा, पानी निकल जाएगा और एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज के साथ इस ईथर लिंकेज के जरिए से कनेक्ट करवा दिया जाएगा। इस लिंकेज को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आपके पास जितने भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज या जनरली हम कार्बोहाइड्रेट्स बोले, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, तो वो इसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू मिलेंगे। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और दूसरी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 आपस में इन्वॉल्व हुई है और आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है वो किस किस कॉम्बिनेशन से बना है, तो वो 1,4 लिंकेज से बना है, क्योंकि एक तरफ कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है, तो ये 1,4 अल्फा ग्लूकोज का लिंक है। 1,4 ये आपको बताया गया है कि डायसेक्राइड के अंदर अगर आपके पास ग्लूकोज सक्रोज लेते हो, तो जब आप सक्रोज को पानी में डालते हो तो आपके पास एक डी ग्लूकोज मिलता है और आपके पास डी फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज से एक सक्रोज से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है, जबकि माल्टोज को जब पानी में डिसॉल्व कराते हो तो दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपके पास जितने भी ग्लूकोज या जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आपस में लिंक करेंगे वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही मौजूद होगा। वो 1,4 लिंक है, वो 1,6 लिंक है, जो लिंक मर्जी है वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंक ही मौजूद होगा। ये आपके पास माल्टोज दिखाई गई है जिसके अंदर एक तरफ ग्लूकोज है, दूसरी तरफ भी ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल है। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप can be produced at carbon number 1 of the second glucose in solution and it show reducing properties, so it is a reducing sugar। ये आप देख सकते हैं जूम करके भी, कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद है। सिमिलर, हाँ जी, लैक्टोज, इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज पाई जाती है। तो हमारे पास जो लैक्टोज है इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको एक ग्लूकोज और दूसरा आपको ग्लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज आपके पास डायसैकराइड्स के अंदर आता है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट की बजाय लेफ्ट साइड पे होती है, जबकि ग्लैक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 3 के साथ साथ कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड पे हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्लैक्टोज कहलाता है। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास लैक्टोज बनता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं लैक्टोज का जो फॉर्मूला है वो बीटा डी ग्लैक्टोज, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 के और 3 के ऊपर अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखें तो वो अप साइड पे है, ठीक है।
अगर आप ग्लूकोज के फॉर्मूला में देखें तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर तो वो अप साइड पे है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे वो डाउन साइड पे है। और यहाँ पे जो लिंक है वो 4 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ग्लूकोज का इन्वॉल्व है, और यहाँ पे ग्लैक्टोज से भी जो है वो OH इन्वॉल्व है। तो दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ग्लैक्टोज बन जाएगा। ग्लैक्टोज भी आपके पास रिड्यूसिंग शुगर में आता है। पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास मोर नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, और polysaccharides are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as the food storage are the structural materials. स्टार्च जो है वो बेसिकली अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलके बनता है। अमाइलोज जो ऐसा पार्ट है जो कि वाटर सोलुबल होता है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये वाटर इनसोलुबल पार्ट होता है, ठीक है। अमाइलोज के अंदर जो है वो ग्लूकोज की ही लिंकेज होते हैं, ग्लूकोज की चेन होती है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी ग्लूकोज की चेन होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशंस चेंज हो जाती हैं, जो ब्रांचिंग है वो डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर स्टार्च मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती है, वहां पे ये मेन स्टोरेज है हमारी। It is the most important dietary source for human beings. High content of starch is found in the cereals, roots, tubers, and some vegetables. It is a polymer of alpha glucose, consists of two components, amylose and amylopectin. आपके पास अमाइलोज और फिर अमाइलोपेक्टिन को डिस्कस करवाया जाएगा। ये आपके पास वाटर सोलुबल कंपोनेंट होता है, और इसके अंदर 15 to 20% जो है वो स्टार्च के अंदर अमाइलोज की कंसंट्रेशन होती है। 15 to 20% जो कंटेंट है स्टार्च का वो अमाइलोज पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके पास एक स्ट्रेट चेन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, और उस स्ट्रेट चेन के अंदर कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, 200 से लेके 1000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो अमाइलोज बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे जो लिंक होगा 1,4 लिंक होगा, एक तरफ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होगी और दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगी। दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ठीक है, और अमाइलोज का एज अ होल बनेगा। अमाइलोपेक्टिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, सब्स्टिट्यूशंस आ जाती हैं, और ये वाटर इनसोलुबल पार्ट होता है। 80 to 85% कंटेंट ऑफ स्टार्च जो है वो अमाइलोपेक्टिन पे मुश्तमिल होता है। इसी वजह से ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से और वाटर इनसोलुबल अमाइलोपेक्टिन होने की वजह से हम बोलते हैं कि स्टार्च आर इनसोलुबल इन वाटर, क्योंकि हाई कंटेंट आपके पास नॉन सोलुबल पार्ट का है, ठीक है। ये ब्रांचिंग की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर जो ब्रांचेस है, जो स्ट्रेट चेन होगी उनके दरमियान तो 1,4 लिंक ही होगा, लेकिन जैसे ही ब्रांच आएगी तो उस ब्रांच का जो लिंक होगा वो 1,6 लिंकेज होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। और अमाइलोपेक्टिन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, देखें आप, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली हमारे पास सेलुलोज आएंगे। सेलुलोज के अंदर भी ग्लूकोज ही बेसिक कंप्राइजिंग यूनिट होगा। यहाँ पे स्टार्च के कोरेस्पॉन्डिंग और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी और बड़ी बड़ी सब्स्टिट्यूशंस मौजूद होंगी, ठीक है। सेलुलोज occur exclusively in plants and is the most abundant organic substance in plant kingdom, ठीक है। It is predominant constituent of the cell wall of plant cells. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose. ये सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, जबकि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी, जबकि अमाइलोपेक्टिन आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज से ये बना है, which are joined by glycosidic linkage between carbon number 1 of one glucose unit and the carbon number 4 of the next glucose unit.
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है। जो शुगर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपके पास बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड्स की ग्लाइकोजन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्क्वायर किस्म की ब्रांचेस ग्लाइकोजन के अंदर मौजूद होती है। ये लीवर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड मसल्स और ब्रेन सेल्स के अंदर जो है ये पॉलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं इन ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई। इसको कॉमनली हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये सारा जो था वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड था। ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स की कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स भी तो अपनी तैयार की हुई खुराक को यूज कर रहे होते हैं ना। वो जो खुराक यूज बना रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बना रहे हैं, उसको वो अपनी एनर्जी के तौर पे यूज करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है वो फिर उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो वो जिसको फिर हम यूज कर लेते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स के लिए भी है। Honey has been used for a long time as an instant source of energy. अच्छा, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फिर इसका जवाब भी दीजिएगा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। हमारे पास जो हनी है, शहद है, ये आप इसको अगर आप फ्रिज के अंदर भी रख देते हैं तो ये फ्रीज नहीं होता। आपने मुझे इसका रीजन बताना है व्हाई, कि आपके पास इसके अंदर ये स्वीट इन टेस्ट भी होता है और स्वीटेस्ट इन स्वीटनर्स होता है। तो आपने बताना है कि शहद कभी भी जमता नहीं है, व्हाई। ठीक है, सर्च आउट करके मुझे बताइएगा। Carbohydrates are used as storage molecule as starch in plants and glycogen in animals. Cell wall of the bacteria and plants is made up of cellulose. ठीक है, मतलब ये आपके पास सेल वॉल कंप्राइज करवाने के अंदर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, liquors and beverages. To एल्डोपेंटोजेस नेमली डी राइबोज शुगर, आपके पास ऐसी शुगर्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन नंबर 5 होते हैं। 5 कार्बन वाली शुगर्स को राइबोज शुगर बोलते हैं। 2 डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी राइबोज शुगर आरएनए के अंदर मौजूद होती है और जो डी ऑक्सी डी राइबोज शुगर है ये डीएनए के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम्स इन कॉम्बिनेशन विद मैनी प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, जिसको हम लिपोप्रोटीन्स बोलेंगे। और हाँ जी, ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया आज के लेक्चर में। होप सो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर, यू कैन आस्क अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स आर द बायोमोलिक्यूल्स। फर्दर हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक पूरा हो चुका है जी। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और जो मैंने आज टेस्ट का लिंक सेंड किया था, काइंडली टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और कल तो संडे है।